Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्लोर न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर राना सैफुल्लाह सैफी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं वीलॉग एक्सप्लोर न्यूज़। इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। आज के वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे कि कल इमरान खान साहब ने कौम से खिताब करते हुए कुछ इम्पॉर्टेंट और खौफनाक किस्म के इंकशाफ किए हैं और एक तंबीह की है कि जो हालात पैदा किए जा रहे हैं तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। इसी तरह शेख रशीद अहमद ने भी एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक खौफनाक किस्म का जो इंकशाफ है वो किया है, उस हवाले से डिस्कस होगा। और दूसरा, फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहाने पे खड़ा हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो डिस्कस करनी थी। कल इमरान खान साहब ने खिताब में कहा कि मुझे कत्ल करने की साजिश की गई, जिसमें प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी पे अमल हो रहा है, जिसमें एक मजहबी ग्रोह को, जिसमें आसिफ जरदारी की तरफ भी इशारा है कि वो भी इसमें मुलव्वस है। और 4 लोगों के नाम वो पहले बता चुके हैं मुख्तलिफ जलसों के अंदर और मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर कि ये लोग जो है वो उनको कत्ल करने के सर पे हैं और एक ख़ास मजहबी ग्रुप को इसकी कीमत अदा कर दी गई है, जो कि मौका तलाश करते ही वो ये काम सर अंजाम देने की कोशिश को पूरी करेंगे। लेकिन मारने वालों से बचाने वाला अल्लाह है, जैसे पहले भी कोशिश की गई, जिसमें कहा जा रहा था कि एक जो है वो फाइटर था, लेकिन बाद में जीआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक वो 3 या 4 लोग थे जो शूटर थे। अब ताज़ा तरीन इतला के मुताबिक आपने देखा गया कि जीआईटी की तफ्तीश को रोक दिया गया है। हालांकि खान साहब ने ये कहा है कि जीआईटी की तफ्तीश को मुकम्मल होने दें, उसके बाद अगर उसको किसी को इतराज़ हो उसके ऊपर तो वो यकीनन अदालत के पास जाकर अपना जो है वो उसको केस जो है ना वो दर्ज कर आ सकता है। तो बहरहाल जीआईटी की तफ्तीश का रोक देना ये काबिल तफ्तीश है, तो ये तशवीशनाक है सर। और उसके साथ ही हमने देखा कि शेख रशीद अहमद ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके पास एक मुसद्दका इतला है कि आसिफ जरदारी ने एक ख़ास ग्रुप को, मजहबी ग्रुप को इमरान खान के सर की कीमत अदा की है और उन्होंने इस्तदा की है आर्मी चीफ से, जनरल आसिफ मुनीर साहब से, कि वो अपना कोई नुमाइंदा उनके पास भेजे ताकि वो इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर की जाए। वैसे तो इंटेलिजेंस के पास, हमारी इंटेलिजेंस के पास भी ये इतलात होंगी, लेकिन शेख रशीद साहब का ये कहना था कि अपना कोई नुमाइंदा मेरे पास भेजे ताकि मैं उनके साथ ये मामला जो है ना वो शेयर कर सकूं इन्फॉर्मेशन को, ताकि टाइमली इसका सद्देबाब किया जा सके और पाकिस्तान किसी इस किस्म की सिचुएशन से बच सके। क्योंकि पाकिस्तान पहले ही जो है वो बिल्कुल आप कह लें कि मईशत जो है वो डिफ़ॉल्ट होने के दहाने पर है। फाइनेंशियल टाइम्स ने ये लिखा है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो बिल्कुल डिफ़ॉल्ट होने के करीब है। वजह क्या है कि डिफ़ॉल्ट मुल्क कैसे होता है? जब एक मुल्क की एक्सपोर्ट कम हो जाए और इंपोर्ट ज़्यादा हो जाए, और इंपोर्ट करने के लिए आपके पास डॉलर ना हो। इसी तरह जब बैरून पाकिस्तानी जो रह रहे हैं वो जब रेमिटेंसेस कम भेजते हैं तो उस वक्त भी डॉलर की कमी आ जाती है। और फिर इन चीज़ों को पूरा करने के लिए जब आप कर्ज़ा लेते हैं मुख्तलिफ मुल्कों से या वर्ल्ड बैंक से, IMF से, जब कर्ज़ा लेते हैं और उस कर्ज़े की किस्त जब अदा करने के पैसे नहीं होते हैं तो उस सिचुएशन में भी मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट के करीब होता है। तो पाकिस्तान के पास सिचुएशन ऐसी ही है कि जो इमरान खान की हुकूमत रजीम चेंज के ज़रिए तब्दील की गई थी, उस वक्त 22 अरब डॉलर टोटल और 16.5 अरब डॉलर जो थे वो स्टेट बैंक के ज़खायर थे, जो कि कम होकर अब 9 महीने के अंदर अंदर 3.5 या 3.6 अरब डॉलर के करीब रह गए हैं। तो ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म की सिचुएशन है और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बतदरीज कम हो रही हैं और इंपोर्ट करने के लिए तो पैसे ही नहीं हैं और ना ही बैंक से जो है ना LC खोलने के लिए तैयार हैं, ना ही गारंटी देने के लिए तैयार हैं इंपोर्टर्स की। तो ये पाकिस्तान पर एक बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल हालात हैं और जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका जो एतमाद जो है वो पाकिस्तान की मईशत पर उठ रहा है। और इसी वजह से हमने देखा कि बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो अपना बिजनेस जो है ना वो क्लोज करके यहाँ से मूव कर रहे हैं, जिससे बेरोज़गारी
याद रखें, कंपनीज के बंद होने से जहाँ पे रोज़गार मिलता है वहाँ पे कंपनीज के बंद होने से बेरोज़गारी में भी इजाफा होगा, और ये बेरोज़गारी में जो इजाफा जो है वो एक और मौजूदा हुकूमत को जो है ना वो मुश्किल में डालेगी। अभी हम देखते हैं कि डॉलर जो है वो एक दिन में 24 रुपये जो है महंगा हुआ है, और अगले दिन 7 रुपये है, तो 2 दिन में 31 रुपये का इजाफा जो है ये बहुत ज़्यादा है। यानी पाकिस्तान की तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती कि 31 रुपये 2 दिन के अंदर जो है ना वो डॉलर का रेट बढ़ा हो। इससे पता चलता है कि पाकिस्तानी जो रुपए है, इसकी करेंसी की जो वैल्यू है वो किस कदर जो है वो कम हो गई है, कि अब डॉलर जो है वो ब्लैक पे 270 का भी नहीं मिल रहा, और ये कहा जा रहा है कि आने वाले 2-4 दिनों के अंदर या इस महीने के एंड तक जो है ये 300 तक पहुंच जाएगा। और IMF की नई शराइत के मुताबिक 200 अरब रुपए के जो ये नए मिनी बजट ला रहे हैं, तो ये अब देखें कि ये तजर्बाकार हुकूमत थी, इनके पास 30 साल का तजर्बा था, और इनके साथ और बहुत सारे लोगों का तावन था। लग ऐसा रहा था कि ये कम से कम मईशत को ठीक कर जाएंगे, तो जो इमरान खान का बयानिया है उसको कमज़ोर कर देंगे। गो कि इमरान खान के दौर में भी महंगाई थी, कोरोना की वजह से, यूक्रेन और रशिया की जंग की वजह से, पेट्रोल की इंटरनेशनली प्राइसेस उस वक्त 110 अरब डॉलर 110 रुपये डॉलर का जो फी बैरल था उस वक्त, आज से 9 माह पहले मार्च अप्रैल में जब ये मंगवाते थे, उस वक्त भी जो आप कह लें कि ये 150-150 रुपये का फी लीटर पेट्रोल दे रहे थे। लेकिन आज इंटरनेशनल प्राइसेस बहुत कम हो चुकी हैं, तकरीबन 80 से 90 के दरमियान हैं, तो उसके बावजूद जो है पेट्रोल हम देख लें कि 215 मिल रहा है, जो कि कहा जा रहा है 1 फरवरी से मे बी कि ये 270-280 और इससे भी शायद ज़्यादा चला जाए। तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो महंगाई इस सतह पर पहुंच चुकी है कि गरीब आदमी का जीना जो है वो मुश्किल हो चुका है, और उसका गुजारा जो है वो बहुत मुश्किल हो गया है। अंदाज़ा करें, बेसिक ज़रूरियत की चीज़ की बातें करता हूँ कि आटा जो कि एक बुनियादी ज़रूरत है, ये 150 रुपये किलो हो चुका है। 150 रुपये किलो आटा, अंदाज़ा कर लें कि बाकी खाने पाने की चीज़ें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं, वो एक अलग बात है। सिर्फ आटा ही 150 रुपये किलो हो चुका है, जो कि आज से 9 माह पहले 60 रुपये किलो था, तो डबल से भी ज़्यादा। इसी तरह आपने देखा होगा तंदूर के ऊपर जो है वो नान और रोटी की कीमतें बढ़ चुकी हैं, यानी गरीब आदमी के मुंह से निवाला भी छीना जा रहा है। एक चीज़ को देखें कि इस महंगाई का असर सिर्फ गरीब आदमी पे है, एवरेज आदमी पे है, मिडल मैन के ऊपर है, और तनख्वाहदार तबके के ऊपर है। अमीर आदमी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने तो डॉलर खरीद के घर में रखे हुए हैं एज ए इन्वेस्टमेंट, उसने डॉलर जो है ना करेंसी की फॉर्म में रखे हुए हैं, उनके पैसे तो बढ़ रहे। किसी ने गोल्ड लेके रखा हुआ है तो उसके तो पैसे बढ़ रहे। तो जो फर्क पड़ रहा है वो गरीब आदमी को पड़ रहा है, जो मजदूर है, जो ताज़ा जो है वो मजदूरी करता है, जो तनख्वाहदार तबका है, जो तनख्वाह पे गुजारा कर रहे हैं। तनख्वाहें तो उस हिसाब से डबल नहीं हुई, जिस तरह से 9 माह के अंदर जो है वो चीज़ें डबल से भी ज़्यादा हो गई हैं। तो इससे जो है वो अफरा तफरी का आलम है, बेचैनी का आलम है, कैफियत है पाकिस्तान के अंदर। लोगों का एतमाद उठ रहा है, लोग पाकिस्तान से बाहर जाने की कोशिश में हैं, और इन्वेस्टर यहाँ से भाग रहे हैं। लोग, पाकिस्तान का नौजवान जो है, जो पाकिस्तान का असासा है, वो जो है वो बस हर वक्त इस कोशिश में है कि किसी न किसी तरीके से जो है ना वो पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, क्योंकि यहाँ पे उनको समझ आ रही है कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो है उनका फ्यूचर जो है वो बिल्कुल जो है अंधेरा है। यानी कि यहाँ पे उनको कोई स्कोप नज़र नहीं आ रहा फ्यूचर में, और हालात ठीक होते हुए नज़र नहीं आ रहे। इन्होंने पाकिस्तान की मईशत को इस नहज पे ला के खड़ा कर दिया है कि अब कोई और भी आएगा तो वो भी इसको ठीक करते करते कई सालों लगा दिया जाएगा। मैं डॉक्टर इशफाक हसन साहब को सुन रहा था, जो कि माहिर मईशत हैं, वो कह रहे थे कि जानबूझकर जो है वो पाकिस्तान की मईशत को जो है ना वो ख़राब किया जा रहा है। बचपन में आपने सुना होगा, और बच्चों ने पढ़ते हैं कि इत्तफाक में बरकत है। पहले ये अकेले अकेले आते थे, बारियां लगा रहे थे, वो लूटता था, वो दूसरा उसके लूट मार को जो है ना तोहफ़्फ़ देता था, फिर दूसरा आता था, वो लूट मार करता था, और अपने निजी महफिलों के अंदर ये कहा करते थे। मुझे डॉक्टर शाहिद मसूद साहब का अभी भी वो याद है कि उन्होंने अपने एक प्रोग्राम में कहा था कि ये निजी महफिलों में कहते हैं कि देखा मैंने इतना लूटा है, तो दूसरा कहता है कि जी सब्र कर, मेरी बारी आने दे, फिर देख मैं किस तरह लूटता हूँ इसको। तो जब ये अकेले अकेले लूट रहे थे, इत्तेफाक में बरकत ऐसा हुआ कि पूरी की पूरी 13 जमातें इकट्ठी होकर एक PDM की फॉर्म में आ गई हैं। अब इन सारों ने इकट्ठे ही लूटना शुरू किया है, तो 9 माह के अंदर अंदर ही जो है ना पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट की सतह पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो इस वक्त पाकिस्तानी कौम को जो है सोचना है कि हमें क्या करना है, अपने हकूक़ के लिए खड़ा होना है, या इसी तरह ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारनी है, या
ज़हनी तौर पे अपने आप को गुलाम बना लेना है कि नहीं बस हालात ठीक हो ही नहीं सकते। क्योंकि आपने देखा होगा चाइना के अंदर भी जिसने ये रेवोल्यूशन लाया था मुआशी तौर पे, तो उससे जब पूछा गया कि सबसे मुश्किल टास्क क्या था, कहते हैं उसने कहा कि इस कौम को सिर्फ ये बावर कराने में सबसे ज़्यादा टाइम लगा, सबसे मुश्किल टास्क मुझे लगा कि भाई आप लोग तरक्की कर सकते हैं, आप इस मुश्किल से बाहर आ सकते हैं, ठीक है, आप अपना जो है पॉवर्टी लेवल को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये बात समझाते समझाते बहुत ज़्यादा टाइम लगा। तो पाकिस्तानी कौम भी इस वक्त जो है ना वो बिल्कुल इस सिचुएशन में है कि वो खामोश हैं, घरों में हैं और कोई एहतजाज नहीं कर रहे, सिर्फ फेसबुक और सोशल मीडिया की हद तक जो है ना वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं महंगाई के खिलाफ। एक ख़ास हद तक जो है ना वो एक जो है वो जो एहतजाज देखने में आना चाहिए, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, जिस हिसाब से डॉलर जो है ना वो ना पैद होता जा रहा है, उसी लिहाज से पाकिस्तानी कौम जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करा रही। ऐसा ना हो कि ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट जैसे कर बिल्कुल अब दहाने पे खड़ा है, डिफ़ॉल्ट हो जाए, अफरा तफरी हो जाए। तो सियासतदानों से मैं कहूँगा कि सर जोड़कर बैठें, पाकिस्तान की मईशत को ठीक करें। पाकिस्तान के अंदर बहुत बहुत अच्छे जो है ना माहिर मईशत हैं, इसहाक डार को छोड़कर उनसे गलतियाँ जो हो गई हैं उनको मान जाएं। माहिर मईशत जो मईशत है उनको बिठाएं, थिंक टैंक्स को बिठाएं, वो कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जिससे पाकिस्तान को इस गर्दाब से बाहर निकालें। शायद फिर पाकिस्तान में बेहतरी आ सके, वरना पाकिस्तान के जो हालात हैं वो श्रीलंका के हालात की तरफ जा रहे हैं। इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतरी के दिन लाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।